हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टॉप एंड वेट ARQ, है ना। पहले हमने देख लिया स्टॉप एंड वेट क्या होता है, अब इसमें हम देखने वाले हैं स्टॉप एंड वेट ARQ क्या होता है। तो ARQ का मतलब होता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, है ना। ARQ का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये स्टॉप एंड वेट का एक्सटेंडेड वर्जन ही है ना। ठीक है, तो स्टॉप एंड वेट ARQ क्या होता है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। इन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, पहले हम स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में क्या क्या चीजें थी ये देखते हैं। सेंडर सेंड द डेटा पैकेट एंड देन वेट इट्स द एक्नॉलेजमेंट, है ना। तो सेंडर जो है कोई भी डेटा पैकेट को भेजता था और एक्नॉलेजमेंट के लिए वो वेट करता था। सेंडर सेंड द नेक्स्ट पैकेट ओनली आफ्टर इट रिसीव द एक्नॉलेजमेंट फॉर द प्रीवियस पैकेट। और क्या होता था, जो प्रीवियस जो उसने डेटा भेजा था उसका जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता, जब तक वो नेक्स्ट पैकेट जो है वो भेजता नहीं था। तो वो जो है स्टॉप एंड वेट में ये चीज़ें होती थी। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या थी स्टॉप एंड वेट में, है ना। द मेन प्रॉब्लम फेस्ड बाय द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज द अकरेंस ऑफ डेडलॉक, है ना। तो उसमें क्या है, डेडलॉक की प्रॉब्लम आती थी। डेडलॉक की प्रॉब्लम किस तरीके से होती थी, लॉस ऑफ डेटा पैकेट, है ना। जो डेटा पैकेट लॉस हो जाता था हमारा, तो लॉस होने की वजह से जो हमारा रिसीवर था उसको डेटा पैकेट मिल नहीं पाता था, और ना मिल पाने की वजह से वो एक्नॉलेजमेंट भेज नहीं पाता था। और एक्नॉलेजमेंट अगर नहीं पहुंचेगा सेंडर के पास तो वो नेक्स्ट डेटा पैकेट नहीं भेजेगा। तो इसकी वजह से इसमें डेडलॉक की प्रॉब्लम होती थी, है ना। लॉस ऑफ एक्नॉलेजमेंट, है ना। और जो भी अगर रिसीवर अगर एक्नॉलेजमेंट भेजता था वो अगर लॉस हो जाए तो सेंडर के पास नहीं पहुंचता था एक्नॉलेजमेंट, तो वो वेट करता रहता था, है ना। तो इसकी वजह से जो है इसमें डेडलॉक की प्रॉब्लम थी स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में। तो इसीलिए जो है स्टॉप एंड वेट ARQ जो है उसका आया, वो उसका जो है एक्सटेंडेड वर्जन ही है ना। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, है ना। जो जो स्टॉप एंड वेट ARQ है ये मॉडिफाइड वर्जन है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का, ठीक है। अब इसमें हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, द कम्युनिकेशन चैनल इज नॉइसी, है ना। इसमें हम एक एज्यूम करके चल रहे हैं जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल है वो नॉइसी है ना, नॉइस है उसके अंदर, ठीक है। एरर मे गेट इंट्रोड्यूस्ड इन द डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, और जो है डेटा ट्रांसमिशन करने के दौरान एरर उसमें इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। ये हम एज्यूम करके चलते हैं स्टॉप एंड वेट ARQ में। अब इसकी वर्किंग क्या होती है, वर्किंग मैं पहले समझा देता हूं आपको। इट्स प्रोवाइड ए सोल्यूशन टू ऑल द लिमिटेशन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, है ना। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की जो लिमिटेशन थी उसको जो है सॉल्व करता है ना। द इंक्लूड फॉलोइंग 3 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, है ना। किसके थ्रू, 3 एक्स्ट्रा एलिमेंट के थ्रू जो है उसकी लिमिटेशन को सॉल्व करता है। क्या इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है, जैसे टाइम आउट टाइमर की इसमें सुविधा है, टाइम आउट टाइमर की इसमें सुविधा है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें है सीक्वेंस नंबर ऑफ फॉर डेटा पैकेट, हाँ। इसमें हर एक डेटा पैकेट के लिए सीक्वेंस नंबर होगा, ठीक है। सीक्वेंस नंबर फॉर द एक्नॉलेजमेंट, है ना। और एक सीक्वेंस नंबर होगा मतलब एक्नॉलेजमेंट के लिए, अगर वो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजता है सेंडर को तो उसमें सीक्वेंस नंबर होगा, ठीक है। तो अगर डेटा सेंड करेंगे तो भी सीक्वेंस नंबर होगा, और एक्नॉलेजमेंट आएगा सेंडर के पास तो उसमें भी सीक्वेंस नंबर होगा। तो नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड, है ना। अब सीक्वेंस नंबर कितने रिक्वायर्ड हो सकते हैं ना, तो ये देखते हैं। स्टॉप एंड वेट ARQ इज 1 बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, है ना। 1 बिट का जो है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल होता है, 1 बिट का जो है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल होता है। सेंडर का जो विंडो साइज होगा वो 1 होगा, ठीक है। और रिसीवर का जो विंडो साइज होगा वो भी 1 होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि 1 बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि जब भी कोई डेटा पैकेट भेजेगा तो उसमें एक सीक्वेंस नंबर होगा, वो उसमें 1 बिट का ही सीक्वेंस होगा, 1 बिट का सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि 1 बिट का जो है इसमें 1 बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल होती है, ठीक है। जो सेंडर विंडो साइज की भी 1 बिट का होगा और रिसीवर विंडो साइज भी 1 बिट का होगा, ठीक है। अब मिनिमम नंबर ऑफ सीक्वेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप एंड वेट ARQ, है ना। कितने मिनिमम नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, वो 0 और 1 हो सकता है, ठीक है। कितने सीक्वेंस हो सकते हैं, 0 और 1 सीक्वेंस से हम जो है पैकेट को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पैकेट पे हम 0 सीक्वेंस डाल करके भेज सकते हैं और कोई भी पैकेट पे हम 1 सीक्वेंस डाल करके भेज सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम सीक्वेंस नंबर डालते हैं किसी भी डेटा पैकेट में और एक्नॉलेजमेंट में, ठीक है। अब कैसे ये काम करता है, हाउ स्टॉप एंड वेट ARQ सॉल्व ऑल प्रॉब्लम, है ना। कैसे स्टॉप एंड वेट ARQ सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जितने भी स्टॉप एंड वेट में प्रॉब्लम्स थी उसको सबको ये सॉल्व करेगा स्टॉप एंड वेट ARQ, ठीक है। अब इसमें जो हमारे स्टॉप एंड वेट में डेटा लॉस की प्रॉब्लम होती थी, है ना, पैकेट लॉस हो जाता था, उस प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करेगा। किस तरीके से सॉल्व करेगा देखते हैं।
टाइम आउट टाइमर हेल्प द सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द लॉस्ट डेटा पैकेट। इसमें एक टाइम आउट टाइमर होता है ना, टाइम आउट टाइमर होता है, जैसे कि कोई भी एक टाइम के बाद जो है अगर डेटा नहीं या एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचता है सेंडर के पास, है ना, तो टाइम आउट टाइमर के बाद दोबारा जो है डेटा पैकेट भेजा जाता है। ठीक है, अगर एक टाइम के ड्यूरेशन में अगर डेटा जो है नहीं पहुंचता है या एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है रिसीवर के पास, तो जो सेंडर होता है वो दोबारा जो है डेटा पैकेट भेजता है। सेंडर डेटा पैकेट टू रिसीवर सेंड द स्टार्ट द टाइम आउट टाइमर, है ना। अब जब भी सेंडर डेटा पैकेट भेजता है रिसीवर को, तो टाइम आउट टाइमर जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इफ रिसीव एक्नॉलेजमेंट बिफोर द टाइम आउट टाइमर एक्सपायर, है ना। और जो एक्नॉलेजमेंट होता है ना, वो टाइम आउट टाइमर से पहले अगर पहुंच जाता है सेंडर के पास, टाइम आउट टाइमर से पहले एक्नॉलेजमेंट पहुंच जाता है सेंडर के पास, है ना, तो वो नेक्स्ट जो है डेटा पैकेट भेज सकता है ना। तो सेंडर स्टॉप द टाइम आउट टाइमर, तो वो क्या करेगा, सेंडर हमारा जो स्टॉप और इस टाइम आउट टाइमर है उसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट पैकेट भेजेगा। इफ द टाइमर गोज ऑफ, अगर टाइमर जो है चला जाता है ना, मतलब खत्म हो जाता है टाइमर, तो सेंडर रीसेंड द सेम डेटा पैकेट एंड रीसेट द टाइमर। तो इससे क्या होगा कि सेंडर जो है दोबारा पैकेट भेजेगा और टाइमर को अपने फिर से रीसेट करेगा। ठीक है, द प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ डेडलॉक। इस तरीके से जो है हम ऑकरेंस ऑफ डेडलॉक को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से, जैसे कि कोई एक डेटा पैकेट है, उसका सीक्वेंस नंबर 0 है ना, वो रास्ते में लॉस्ट हो गया मान लीजिए, है ना। अगर वो रिसीवर को भेज रहा है और रास्ते में ही लॉस्ट हो गया, तो एक टाइम आउट टाइमर है, उसके बीच में अगर उसको एक्नॉलेजमेंट आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो जो सेंडर है वो दोबारा पैकेट को भेजता है ना। एक टाइम आउट टाइमर खत्म हो जाने के बाद दोबारा उसी पैकेट को रीट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो टाइम आउट टाइमर से हम जो है किसी भी डेटा लॉस की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट, है ना, जो हमारी एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाती थी उसको भी ये सॉल्व करता है। किस तरीके से, सीक्वेंस नंबर ऑन डेटा पैकेट हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिले एक्नॉलेजमेंट, है ना। तो जो सीक्वेंस नंबर है उससे एक्नॉलेजमेंट का जो डिले होता था, है ना, एक्नॉलेजमेंट जो लॉस्ट होता था, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं सीक्वेंस नंबर से। किस तरीके से देखते हैं, कंसीडर द एक्नॉलेजमेंट नंबर सेंड बाय द रिसीवर गेट लॉस्ट, है ना। जो भी एक्नॉलेजमेंट जो है रिसीवर भेजता था, है ना, सेंडर को, तो वो मान लीजिए वो लॉस्ट हो गया, है ना। देन द सेंडर रीट्रांसमिट द सेम डेटा पैकेट आफ्टर द टाइमर गोज ऑफ, है ना। तो के बाद क्या होता था कि सेंडर जो है फिर उसी डेटा को फिर रीट्रांसमिट करता था, है ना। अगर मान लीजिए एक्नॉलेजमेंट सेंडर के पास नहीं पहुंचा और फिर इसके बाद वो उसी डेटा को फिर से ट्रांसमिट करता था। द सीक्वेंस नंबर ऑन द डेटा पैकेट हेल्प टू रिसीवर टू आइडेंटिफाई द डुप्लीकेट डेटा पैकेट, है ना। और इससे क्या होता था, जब दोबारा जो सेंडर डेटा को भेजता था, तो रिसीवर के पास पहुंचने पे रिसीवर को पता चल जाता था सीक्वेंस नंबर से कि ये जो है डुप्लीकेट डेटा पैकेट है। ठीक है, तो डुप्लीकेट डेटा पैकेट जो है सीक्वेंस नंबर से जो है रिसीवर पता कर लेता था। फिर रिसीवर डिस्कार्ड द डुप्लीकेट पैकेट, है ना। जो रिसीवर है वो डुप्लीकेट पैकेट को डिस्कार्ड कर देता था। देन रीसेंड द एक्नॉलेजमेंट सेम, है ना। तो फिर इसके बाद वो है फिर से एक्नॉलेजमेंट भेज देता था। ठीक है, कि हाँ नेक्स्ट पैकेट हमें भेजिए। तो इस तरीके से जो है एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट की प्रॉब्लम जो है इसमें सॉल्व होती है। अब प्रॉब्लम ऑफ डिले एक्नॉलेजमेंट, है ना। अब जो तीसरी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑन डिले एक्नॉलेजमेंट, जो हमारा जो एक्नॉलेजमेंट का डिले होता था, है ना, उसको भी ये सॉल्व करता है। सीक्वेंस नंबर ऑन द एक्नॉलेजमेंट हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिले एक्नॉलेजमेंट, है ना। तो किस तरीके से जो है सीक्वेंस नंबर हेल्प करता है डिले एक्नॉलेजमेंट, जैसे कि मान लीजिए सेंडर ने 0 पैकेट का जो है डेटा उसको भेजा रिसीवर को। ठीक है, रिसीवर ने जो है एक्नॉलेजमेंट 1 सीक्वेंस नंबर का भेजा कि हमें जो है एक्नॉलेजमेंट पैकेट सीक्वेंस नंबर 1 पैकेट जो हमें भेजो। ठीक है, वो एक्नॉलेजमेंट में उसने लिख करके भेजा। ठीक है, और मान लीजिए एक्नॉलेजमेंट जो है वो डिले हो गया, मतलब कुछ रास्ते में दिक्कत आ गई तो वो डिले हो गया, तो एक टाइम आउट टाइमर के बाद सेंडर जो है दोबारा ही वो पैकेट को भेजेगा, है ना, सीक्वेंस नंबर 0 से। ठीक है, क्योंकि जो उसको पास एक्नॉलेजमेंट पहुंचा नहीं, तो वो दोबारा टाइम आउट टाइमर के बाद दोबारा पैकेट भेजेगा। दोबारा पैकेट जैसे ही पहुंचता है ना, पहुंचने के बाद वो जो पहला वाला एक्नॉलेजमेंट था जो डिले हो गया था वो पहुंच जाता है सेंडर के पास। ठीक है, सेंडर के पास पहुंच जाता है, तो सेंडर क्या करता है, सेंडर जो है जो एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस नंबर चाहिए उसको, तो वो वही वाला पैकेट सीक्वेंस नंबर 1 का भेज देता है। ठीक है, रिसीवर के पास। अब जैसे ही 0 पैकेट वाला रिसीवर के पास पहुंचता है, जैसे ही 0 पैकेट
रिसीवर के पास पहुंचता है तो रिसीवर ये सोचता है ये डुप्लीकेट पैकेट है ना, डुप्लीकेट पैकेट है, और डुप्लीकेट को डिस्कार्ड करके फिर से वो एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 को फिर से वो भेजता है कि हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 पहुंचता है सेंडर के पास, तो सेंडर ये देखता है कि मैंने पैकेट 1 भेज दिया है। ठीक है, तो वो एक्नॉलेजमेंट 1 को डिस्कार्ड कर देता है। तो इस तरीके से जो है डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट की इसमें प्रॉब्लम सॉल्व होती है। देन प्रॉब्लम ऑफ डैमेज पैकेट है ना, और इसमें जो है डैमेज पैकेट जो हो जाते हैं रास्ते में उसको भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इफ रिसीवर रिसीव द करेक्ट डेटा पैकेट है ना, जो रिसीवर है वो करप्ट डेटा पैकेट को अगर रिसीव करता है, इट सेंड ए निगेटिव एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर है ना, तो जो रिसीवर रहता है वो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट जो है भेज सकता है सेंडर को। ठीक है, तो निगेटिव रिक्वेस्ट द सेंडर टू सेंड द डेटा पैकेट अगेन है ना, तो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप जो है डेटा पैकेट को फिर से भेजिए। तो कैसे निगेटिव एक्नॉलेजमेंट होता है, देख जैसे कि सेंडर ने कोई डेटा पैकेट भेजा है ना, सीक्वेंस नंबर 0 है ना, और वो रास्ते में ही जो है करप्ट हो गया, और करप्ट होने के बाद रिसीवर के पास पहुंचा, रिसीवर ने उसको खोला, वो खुला नहीं। ठीक है, तो वो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है रिसीवर है ना सेंडर के पास, फिर सेंडर जो है निगेटिव एक्नॉलेजमेंट को रिसीव करता है, फिर इसके बाद वो है नेक्स्ट डेटा पैकेट भेजता है उसी सीक्वेंस नंबर से। ठीक है, इस तरीके से जो है डैमेज डेटा पैकेट सॉल्व होता है। देन लिमिटेशन ऑफ स्टॉप एंड वेट ARQ। अब इसमें लिमिटेशन की बात करते हैं कि इसमें क्या लिमिटेशन होती है स्टॉप एंड वेट ARQ में। स्टॉप एंड वेट ARQ इट्स वेरी लेस एफिशिएंसी होता है, मतलब बहुत इफिशियंट बहुत कम होता है स्टॉप एंड वेट ARQ। ठीक है, टू इंक्रीज द इफिशियंसी प्रोटोकॉल लाइक गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट है ना, तो जो इफिशियंसी इंक्रीज करने के जो प्रोटोकॉल्स है ना, इफिशियंसी के जो इंक्रीज करने के प्रोटोकॉल है वो गो बैक एन है और सेलेक्टिव रिपीट है ना, तो ये जो है इसमें इफिशियंसी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, अब एक्सप्लेन मैं करता हूं कि इफिशियंसी कैसे कम है। जैसे कि सेंडर की विंडो साइज 1 है ना, विंडो साइज 1 होने का मतलब है कि वो एक टाइम में एक ही पैकेट भेज सकता है। ठीक है, तो सो द सेंडर सेंड 1 फ्रेम देन वेट अंटिल द सेंड फ्रेम गेट एक्नॉलेज्ड है ना, जो सेंड उसने फ्रेम भेजा है ना रिसीवर को, तो जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाता जब तक वो वेट करेगा है ना। आफ्टर द रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर सेंडर सेंड द नेक्स्ट फ्रेम है ना, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा जब तक वो जो है वेट करेगा और जो है फिर इसके बाद नेक्स्ट फ्रेम को वो भेजेगा। ठीक है, तो सेंडर यूजेस द टीटी टाइम फॉर द ट्रांसमिटिंग द डेटा पैकेट। क्या करता है सेंडर जो है एक जो डेटा को हम ट्रांसमिट करते हैं किसी भी लिंक पे है ना, किसी भी मीडियम पे, तो उतना ही टाइम जो है सेंडर को यूज करता है ना। फिर इसके बाद जो भी वो वेट करता है वो जो है बहुत इफिशियंट नहीं है ना, बहुत लेस इफिशियंट है ना। तो सेंडर वेट द 2 इंटू टीपी टाइम है ना, तो सेंडर जो है 2 इंटू टीपी टाइम तक वो वेट करता है, तो इसीलिए वो लेस इफिशियंट है। जैसे कि मान लीजिए सेंडर ने एक डेटा पैकेट भेजा है ना, सेंडर ने रिसीवर को एक डेटा पैकेट भेजा, ठीक है, तो उसको टाइम कितना लगा भेजने के लिए, टीटी टाइम लगा मान लीजिए है ना, टीटी टाइम ट्रांसमिशन टाइम जितना भी लगा उसको उतना लगा। फिर इसके बाद वो वेट कितनी देर तक करेगा, जब तक प्रोपगेट होगा रिसीवर के पास और रिसीवर जो है एक्नॉलेजमेंट भेजेगा है ना, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो कितना टाइम उसको वेट करना पड़ा, टीपी प्लस टीपी है ना, तो मतलब 2 इंटू टीपी टाइम उसको वेट करना पड़ा। तो जो वेटिंग टाइम है इसीलिए ये लेस इफिशिएंट माना जाता है ना। तो इसको वेट बहुत करना पड़ रहा है सेंडर को नेक्स्ट पैकेट भेजने के लिए है ना, तो इसीलिए इसको लेस इफिशिएंट मानते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।